नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बीएमसी के चुनाव की। जैसे जैसे बीएमसी के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दलों की बयानबाजी, प्रतिक्रियाएं लगातार तेज होती जा रही है। अब इसी बीच संजय राउत एक बार फिर जो है वो मंच पर आ चुके हैं। और जब हम ये कहते हैं कि संजय राउत मंच पर आ चुके हैं, तो इसका मतलब है कि उद्धव ठाकरे की कितनी सीटें कम हो रही है। क्योंकि इस बार दो संजय हैं। महाभारत में एक संजय था जिसको दूरदृष्टि के लिए, या हम कहें कि उसको दिव्य आंखें दी गई थी कि वो महाभारत में कुरुक्षेत्र के मैदान से सारी की सारी एक तरीके से कमेंट्री कर सके धृतराष्ट्र के सामने। लेकिन यहां पर जो संजय है वो शकुनी की भूमिका में है। लेकिन इस वीडियो में हम एक संजय की नहीं, दो संजय की बात करेंगे। और साथ ही हम बात करेंगे राजनीतिक विश्लेषकों की। तो संजय राउत आज तक के जो मंच था उसके ऊपर आए और एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नीचा दिखाने के लिए तंज कसते हुए कमाटीपुरा से तुलना कर दी। अब यह बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कमाटीपुरा और कमाटीपुरा के धंधे से, क्योंकि मुंबई का कमाटीपुरा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मुंबई का बहुत बड़ा रेड लाइट एरिया। अब ऐसा तो है नहीं कि उस रेड लाइट एरिया में सिर्फ और सिर्फ जिस धंधे के लिए वो जाना जाता है वही होता है, या फिर और भी लोग रहते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि आखिर संजय राउत को यह बोलने की जरूरत क्यों पड़ी। तो जब हम इसको, क्योंकि आपने देखा होगा एकनाथ शिंदे की पार्टी इसको अब महिला अस्मिता के साथ जोड़कर देख रही है। और जब महिला अस्मिता के साथ जोड़कर देख रही है तो आप याद करिए संजय राउत और कंगना रानौत, किस तरीके से कंगना रानौत के ऑफिस के ऊपर बुलडोजर चलाया गया। और उस वक्त कंगना रानौत ने जो हाई दी उसका असर आपने विधानसभा चुनाव में देखा कि शिवसेना की स्थिति क्या हो गई उद्धव ठाकरे वाली की। अब ऐसी स्थिति में, क्योंकि हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं संजय राउत की कि संजय राउत ने किस तरीके से उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है इसका बंटाधार किया, लेकिन साथ में संजय राउत ने कांग्रेस पार्टी से गठबंधन को लेकर भी कुछ प्रतिक्रियाएं दी और यह कहना कि वो लगातार कांग्रेस पार्टी से संपर्क कर रहे थे। अब यहां पर जो है वो दिलचस्प एक स्टोरी जो है वो आ जाती है, और वो ये है कि संजय राउत, क्योंकि 2026 में अगर आप देखोगे तो उद्धव ठाकरे शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। अब ऐसे में इसके बाद में अगला जो नंबर आएगा वो नंबर आएगा 2 साल बाद में संजय राउत का। तो संजय राउत ये चाहते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी की कृपा दृष्टि उनके ऊपर बनी रहे तो वो राज्यसभा में सांसद बने रहेंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उनकी राज्यसभा की सांसदी भी चली जाएगी। तो एक तरफ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों का गठबंधन हुआ, और दोनों का जब गठबंधन हुआ तो इसके गठबंधन का दूसरा पहलू अगर हम देखते हैं, क्योंकि 2006 में बाला साहब ठाकरे ने, कारण कुछ भी हो लेकिन अपनी राजनीतिक विरासत उद्धव ठाकरे के हाथों में सौंपी। राज ठाकरे उससे नाराज हुए और राज ठाकरे ने एक नई पार्टी बनाई मन से। 2009 में चुनाव भी लड़ा, 13 के आसपास विधायक विधानसभा पहुंचे भी। लेकिन उसके बाद का अगर आप ग्राफ देखोगे तो राज ठाकरे का ग्राफ वैसा नहीं रहा जैसा बाला साहब ठाकरे की शिवसेना में या बाला साहब ठाकरे के साथ जब वो थे तब था। तो हुआ ये, राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे माहिम से विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं और मात्र 31,000 वोट उनको प्राप्त होते हैं, तीसरे नंबर के कैंडिडेट रहते हैं। तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की भी स्थिति आप देखिए, जब से वो भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए हैं उसके बाद उसका क्या असर हुआ है। और इस पूरे परिदृश्य में एक ही व्यक्ति नजर आता है और वो है महाभारत का संजय, या हम कहें कि धृतराष्ट्र का संजय। तो यहां पर जब हम धृतराष्ट्र का संजय बोलते हैं तो धृतराष्ट्र है शरद पवार, और संजय आप समझ सकते हैं कि संजय कौन है, या फिर उद्धव ठाकरे जिस व्यक्ति के ऊपर आज भी सबसे ज्यादा भरोसा करता है। और जब भी उद्धव ठाकरे शिवसेना की कोई मंच होता है तो संजय राउत सबसे आगे होता है। तो एक तरीके से
दुर्योधन भी शकुनी पर सबसे ज्यादा भरोसा करता था। तो यहां पर स्थिति संजय राउत की संजय और शकुनी अब दोनों होती हुई नजर आती है। लेकिन अब सवाल यह है कि जब संजय राउत बीएमसी के बहाने, क्योंकि एक सच्चाई जो पहले ही सामने आ चुकी है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ यह कहना कि भारतीय जनता पार्टी मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करना चाहती है, अब ये एक नए तरीके का नया पैतरा। अब ऐसी स्थिति में ना तो गुजरात सरकार जो है वो मुंबई को अपने साथ लाना चाहती है और ना महाराष्ट्र जो है वो मुंबई को छोड़ना चाहती है। और महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन बावजूद इसके ये कहना कि मुंबई को तोड़ना चाहती है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि लोगों के मन में यह संशय पैदा करना कि भारतीय जनता पार्टी मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करना चाहती है, ताकि उनकी जो मराठी अस्मिता है उसके ऊपर एक बड़ा दाव खेला जा सके। अब हम आते हैं सच्चाई पे, क्योंकि जब हम दूसरे संजय की बात करते हैं तो वो है सीएसडीएस के सह निदेशक संजय कुमार। अब आज तक ने उनको भी एक मंच दिया, उनसे भी जो है वो इस चुनाव को लेकर भविष्यवाणी पूछी गई। अब आप देखिए, जब भविष्यवाणी की हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संजय कुमार ये कहें कि वो किसी पार्टी विशेष को मत देते हैं, लेकिन फिर भी वो टारगेट पर रहते हैं, उनको टारगेट किया जाता है, क्योंकि उनका जो सर्वे होता है वो बायस होता है। अब इसकी अगर हम झांकी देखें तो आप याद करिए 19 अगस्त 2025 संजय कुमार ने एक अपना ही पोस्ट डिलीट किया 2 सीटों को लेकर महाराष्ट्र की, और एक सीट थी रामटेक और दूसरी सीट थी देवलाली। क्यों लेना पड़ा? क्योंकि सीएसडीएस ने गलत आंकड़े जारी किए थे महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों को लेकर, और फिर उसी के ऊपर महाराष्ट्र में चुनावों में गड़बड़ी के आरोप लगाए राहुल गांधी ने। तो संजय कुमार को लग गया था कि चुनाव आयोग जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है। इसके मद्देनजर सीएसडीएस के संजय कुमार ने पहले ही पूरे देश से माफी मांगी। तो यह है संजय कुमार की सच्चाई और उनके विश्लेषण, उनके सर्वे की जो रिपोर्ट है उसकी सच्चाई। तो एक तरफ है जिसके आंकड़े जो है वो कांग्रेस पार्टी को अच्छे लगते हैं, वो है सीएसडीएस के संजय कुमार, और दूसरी तरफ है संजय राउत। अब हम आते हैं सच्चाई कि आखिर बीएमसी के चुनाव में अभी भी एक तरीके से यह गणित क्यों लगाया जा रहा है, जबकि तस्वीर जो है वो साफ तौर से दिखाई देती है कि महाराष्ट्र का जो विधानसभा चुनाव हुए थे ठीक उसी राह पर लैंडस्लाइड होने वाला है। और लैंडस्लाइड जब हम कहते हैं तो लैंडस्लाइड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 227 सीटें हैं बीएमसी की, और 227 सीटों में अगर सरकार का आप गणित देखोगे तो कितना गणित होता है, और जब हम उसकी कैलकुलेशन पे जाते हैं तो महायुति में इस वक्त, क्योंकि अजीत पवार अलग लड़ रहे हैं और अजीत पवार की शरद पवार से नजदीकियां देखी जा सकती है, जिसमें आपने देखा कि गौतम अडानी के साथ अजीत पवार थे और रोहित पवार गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे। कार्यक्रम था शरद पवार के नाम से जो इंटेलिजेंस जो सेंटर था उसका उद्घाटन, वहां पर सुप्रिया सुले भी थी, और फिर अजीत पवार का भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला भी बोलना। अब इससे महाराष्ट्र की जो सरकार है उसके ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसको मुद्दा बनाने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, और वो भी बीएमसी के चुनाव में, जबकि हकीकत यह है कि महायुति 227 में से 68 सीट पहले ही जीत चुकी है। तो आप सोचकर देखिए, बिना चुनाव हुए निर्विरोध जो है वो 68 सीटों पर महायुति का कब्जा हो गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और साथ में है, आपको पता होगा, एकनाथ शिंदे की शिवसेना। तो लगभग 147 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और 90 सीटों के ऊपर एकनाथ शिंदे की शिवसेना लड़ रही है, और 68 सीटें उनके हाथ में पहले से ही है। तो चुनावों का परिणाम बाकी क्या रह गया? कितनी सीटें और चाहिए महायुति को, जिसमें बीजेपी और शिवसेना है, सरकार बनाने के लिए? तो इससे यह साफ तौर से समझ में आता है कि बीएमसी के, जिसके ऊपर 20-25 साल से एक तरीके से शिवसेना का कब्जा था बाला साहब ठाकरे का,
अब वो जो है वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, या हम कहें कि चुनाव से पहले ही वो टूट गया है। तो फिर इसमें मुंबई को तोड़ना, इसके अलावा जो है वो कमाटीपुरा की बात करना, या फिर राजनीतिक विश्लेषकों का जो है वो गठबंधन को लेकर चर्चा करना, वो कितना उचित है? क्योंकि इस गठबंधन में अगर हम देखते हैं तो राज ठाकरे और एक तरफ उद्धव ठाकरे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगभग 167 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, अलग चुनाव लड़ने का फैसला लिया, जिसकी उम्मीद जो है वो बिहार के विधानसभा चुनाव से ही हमें दिखने लगी थी कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस पार्टी ने किया, वही महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे के साथ। यहां पर कैलकुलेशन में एक चीज जो है जो निकल कर आई नहीं, वो ये है, और वो सबको जाननी भी चाहिए। अक्सर जो है वो हम चर्चा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी और मुस्लिम वोटर, मुसलमान जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते, वो उसी पार्टी को वोट करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। तो इस बार जो निकल कर आ रहा है, कांग्रेस पार्टी के चुनाव अलग लड़ने से मुस्लिम वोटर उद्धव ठाकरे के साथ जा सकते हैं, इसकी पूरी संभावनाएं हैं। लेकिन क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने से ठाकरे परिवार बीएमसी को बचा पाएगा? तो इसका अगर हमें जवाब ढूंढना पड़ा अगर कोशिश करें, तो फिर जवाब मिलता है बिल्कुल नहीं। और क्यों? क्योंकि उद्धव ठाकरे का ससुराल कल्याण डोंबिवली, और वहां पर मनसे के जिला अध्यक्ष, और जब हम जिला अध्यक्ष की बात करते हैं तो जिला अध्यक्ष आई थिंक महेश धरत, उनका नामांकन वापस लेना, पहले नामांकन भरना, आखिरी तारीख तक जो है वो किसी और को नामांकन नहीं भरने देना, और उसके बाद अपना नाम जो है वो वापस लेना, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा या हम कहें कि निर्विरोध जीत होना। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का मेल, या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे कितने साथ है और कितने जो है वो दूर है। अब इससे भी जो है वो अगर राजनीतिक विश्लेषकों की आंखों पर पट्टी है, और अब भी अगर वो सपना देख रहे हैं कि बीएमसी को जो है वो शिवसेना बचा पाएगी, तो आप सोच सकते हैं ये इनके विश्लेषण की एक और सबसे बड़ी भूल होगी। तो होगा वही जिस तरीके से महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव परिणाम में हमें देखने को मिला था। फिर चाहे दोनों संजय की भविष्यवाणी कुछ भी हो, किसी भी तरीके के आरोप लगाए, चाहे वो आप चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाइए, चाहे भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने की बात करिए, लेकिन सच्चाई जो है वो पहले ही सामने आ चुकी है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।